नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तराखंड ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके सामने ये लाइव क्लास लेकर के आ रहा हूँ। दरअसल थोड़ा हिंदी की क्लासों में व्यस्त था। हिंदी की हमने क्लासें चला दी हैं। हिंदी में 7 क्लासें हो चुकी हैं। कई लोग जुड़े भी हैं इस ग्रुप से हिंदी क्लास में। जो लोग नहीं जुड़े हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको उत्तराखंड के इतिहास, नदी तंत्र, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। लगभग कई चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब कुछ चीज़ें रुकी हैं तो कोशिश कर रहा हूं कि उनको भी आपको प्रोवाइड करूं। बाकी ऑनलाइन क्लास में जो जो चीज़ें संभव थी वो मैंने आपको बताई हैं। इससे पहले मैंने आपको थारू जनजाति के बारे में बताया था। तो जनजाति पढ़ना इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है, उसको नज़रअंदाज करना भी गलत होगा। तो थारू जनजाति के बारे में हमने पढ़ा था। आज मैं आपको जौनसारी जनजाति के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने थारू जनजाति के बारे में पूरा पढ़ लिया है। आज शुरू करते हैं जौनसारी जनजाति के बारे में। दोस्तों, जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की ऐसी जनजाति है जो कि जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो राज्य का दूसरा बड़ा जनजाति समुदाय है जौनसारी जनजाति। और जौनसारी लोग कहाँ निवास करते हैं? दोस्तों, उत्तराखंड के देहरादून जनपद में जो जौनसार भाबर वाला क्षेत्र है ना। जिस प्रकार से कुमाऊं में तराई और कुमाऊं के बीच में क्या है कि भाबर करके है, जैसे रामनगर, कालाढूंगी, हल्द्वानी क्षेत्र, तो उसी प्रकार से जौनसार भाबर जो क्षेत्र है वहाँ जौनसारी जनजाति निवास करती है उत्तराखंड के देहरादून जिले में। ठीक है, तो इसका मुख्य निवास लघु हिमालय के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भाबर में है। लघु हिमालय इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि मुख्य हिमालय हमारा चमोली तरफ हो जाता है। लघु हिमालय जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो उसके उत्तर पश्चिम में क्षेत्र में भाबर में है। और तो इसलिए जौनसार जनजाति वहाँ रहती है, इसलिए उसको जौनसार भाबर कहते हैं, जिससे जौनसारी जनजाति के निवास के कारण जौनसार भाबर कहा जाता है। यानी अभी तक हमने क्या समझा कि जौनसारी जनजाति राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति समूह है। और वह कहाँ रहती है? वह रहती है भाबर क्षेत्र में, गढ़वाल के। और वो कहाँ पर है जिसको जौनसार भाबर कहते हैं? देहरादून जिले के जौनसार क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चक्राता भी यहीं पे है। जौनसार भाबर में कुल 39 खत्ते या पट्टी हैं। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुल कितने खत्ते हैं? 39। 358 राजस्व गांव हैं। यह जनजाति खसास, कारीगर, हरिजन खसास नामक 3 वर्गों में विभाजित है। तो जो जौनसारी जनजाति है दोस्तों वो कितने वर्गों में विभाजित है? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 3 वर्गों में। कौन कौन है? खसास, कारीगर और हरिजन खसास। ठीक है, तो आपसे नाम तो पूछेगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कितने भागों में बटी हुई है, तो आप कहेंगे 3 भागों में विभाजित है। 3 वर्ग हैं, जैसे होते हैं ना अपने, तो उस प्रकार से वहाँ भी 3 वर्ग हैं। ओके, पुरुष सर्दियों में ऊन कोट व ऊनी पजामा पहनते हैं जिसको कहते हैं झंगोली। तो झंगोली क्या है अगर कभी क्वेश्चन आ जाएगा? तो झंगोली जो है वो जौनसारी जनजाति का एक पुरुषों का पारंपरिक वस्त्र है। ऊनी कोट जो होता है उसे कहते हैं झंगोली। ठीक है, तथा ऊनी टोपी को डिगुबा कहा जाता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है, डिगुबा क्या होता है? तो दोस्तों, जो जौनसारी जनजाति के लोग हैं वो जिस टोपी को पहनते हैं ऊन की, उसको डिगुबा कहते हैं। और झंगोली क्या है? झंगोली उनका जो कोट होता है ऊन का और पैजामा होता है उसे झंगोली कहा जाता है। टोपी को डिगुबा कहा जाता है। ठीक है, चलिए, स्त्रियां जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं उसे झगा कहा जाता है। दोस्तों, मेरी दृष्टि में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, झंगोली और झगा। दोस्तों, झंगोली क्या था? पुरुषों का जो पजामा कुर्ता था वो था, और महिलाओं का जो वस्त्र था उसे कहते हैं झगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार होता है, यानी जैसे थारू जनजाति में हमने देखा था मातृसत्तात्मक परिवार होता है, लेकिन यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार होता है। मतलब परिवार का जो मुखिया होता है वह पुरुष होता है, न कि महिला। जबकि थारू जनजाति में महिला के आदेश पर ही सब कुछ होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुपति विवाह का पहले इस जनजाति में प्रचलन था।
क्या प्रचलन था? बहुपति विवाह, मतलब एक ही महिला के कई पति होते थे। परंतु अब इस जनजाति में 3 प्रकार के विवाह का प्रचलन है, मतलब वर्तमान में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है। आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि कौन सी जनजाति ऐसी थी जिसमें पहले बहुपति विवाह का प्रचलन था, तो अब ऐसा नहीं है। तो दोस्तों वो जनजाति कौन सी थी? जौनसारी। परंतु अब इस जनजाति में 3 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। 3 प्रकार के कौन कौन से विवाह हैं वो बात करते हैं। इसमें बाजदिया विवाह सबसे अधिक प्रचलित है। देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं कि बाजदिया विवाह सबसे अधिक चर्चित है। ठीक है, ओके। वेवाकी सबसे साधारण विवाह को कहते हैं। सबसे साधारण विवाह को क्या कहते हैं? वेवाकी विवाह। तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वेवाकी विवाह या बाजदिया विवाह प्रथा किस जनजाति में अपनाई जाती है? तो आप कहेंगे जौनसारी जनजाति में। बाजदिया विवाह जो है वो सबसे चर्चित विवाह है और वेवाकी विवाह साधारण विवाह है। ठीक है, और जो बाकी 3 है, जो तीसरा एक नॉर्मल विवाह होता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महासू देवता की ये लोग पूजा करते हैं। ये सभी जानते हैं कि जौनसारी जनजाति किस देवता की पूजा करते हैं? महासू, शिव का ही एक अवतार होता है। जौनसारी जनजाति स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है दोस्तों। पांडवों को अपना वंशज पांडवों का वंशज स्वयं को कौन मानते हैं? जौनसारी। पंचमाता कुंती इनकी आराध्य देवी है। कुंती पंचमाता इसलिए कहा गया है, 5 पांडवों की माता थी इसलिए। हनोल इनका प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं दोस्तों। दशहरे को यह पांचों कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जौनसारी जनजाति के लोग दशहरे को क्या नाम से पुकारते हैं? दोस्तों पांचों कहा जाता है या पंचाई कहा जाता है या पायता, एक ही बात है। ठीक है, पांचों कहिए, पंचाई कहिए, पायता कहिए। ये पांडवों से रिलेटेड ये जो है त्यौहार होता है दशहरा, इनके लिए इम्पोर्टेंट है। बिस्सू बैसाखी पर लगता है बिस्सू, और नुणाई, जागड़ा आदि इनके प्रमुख त्योहारों में से एक हैं। ठीक है, जागड़ा महासू देवता का त्यौहार है जो भाद्रपद माह में मनाया जाता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जागड़ा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जागड़ा जो त्यौहार है वो किस माह में मनाया जाता है? दोस्तों वो है भाद्रपद माह में। नुणाई में क्या होता है दोस्तों? नुणाई में भेड़ बकरियों के लिए ये जो है त्यौहार होता है। चावल से बने पापड़ जिन्हें लाड़ू या साकुली कहते हैं, मेलों के प्रसिद्ध पकवान होते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में आ सकता है लाड़ू या साकुली क्या है? दोस्तों यह चावल से बना हुआ एक पापड़ होता है, पकवान होता है, जिसको कि मेले में बहुत ज़्यादा जिसकी खरीदारी करते हैं। ठीक है, जागड़ा मेले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिस्सू या बैसाखी का मेला इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला होता है। इस माह में, अच्छा ये इस माह नहीं होगा, बैसाख माह में होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे ऊपर लिखा हुआ है बैसाख माह में लगने वाले मेलों को गनियात मेला भी कहते हैं। तो जो बिस्सू का ये मेला है इसको गनियात मेला भी कहा जाता है। अगर कभी एग्जाम में आएगा कि गनियात मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में लगता है, सॉरी ये जौनसार भाबर में लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नुणाई सावन के महीने में लगने वाला एक ऐसा मेला है जो भेड़ के पालन से संबंधित है। तो भेड़ बकरी के पालन से संबंधित मेला कौन सा है? वो है नुणाई मेला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौली थात का मेला, दोस्तों मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, अभी फिर बता दे रहा हूँ। 3 मई 1945 से की वजह से ये लगता है। अब हर साल 3 मई को लगता है, इस बार तो हुआ नहीं होगा क्योंकि कोरोना की वजह से। तो 3 मई के दिन चौली थात का मेला लगता है जौनसार भाबर में, चक्राता क्षेत्र में। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि 3 मई 1945 के दिन वीर केसरी चंद जो थे आज़ाद हिंद फौज में सैनिक थे, उनको फांसी पर लटका दिया गया था लाल किले पर। इसलिए इस क्षेत्र में वीर केसरी चंद्र की याद में यह मेला लगता है। मछमौण और जातिरोमौण मेला, दोस्तों मछमौण मेला लगता है। मछमौण 3 प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया था, मछमौण, जातिरोमौण और एक और बताया था। तो 3 प्रकार के वो होते हैं, जिसमें कि जातिरोमौण 12 वर्ष में एक बार लगता है, तो वो भी इसी क्षेत्र में आयोजित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हारुल नृत्य इनका प्रसिद्ध नृत्य है। अब दोस्तों ये जो हारुल नृत्य आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हाई कोर्ट कलर के पेपर में या कहीं उससे पहले आ गया था, शायद 28 अक्टूबर के पेपर में। तो आप देख सकते हैं हारुल नृत्य में जो होता है दोस्तों, उसकी विषय वस्तु
पांडवों के जीवन पर आधारित होती है। हाँ, ये 25 नवंबर 2018 के पेपर में आया था दोस्तों कि हारुल नृत्य की विषय वस्तु किस पर आधारित होती है। तो आप देख लीजिएगा 28 अक्टूबर या 25 नवंबर किसी एक पेपर में आया था कि हारुल नृत्य की जो विषय वस्तु है वह किस नृत्य पर आधारित किस पर आधारित होता है। तो दोस्तों पांडवों के जीवन पर आधारित होता है हारुल नृत्य। गांव की पंचायत की समिति को खुमरी कहते हैं, ठीक है। खुमरी के मुखिया को ग्राम सयाना कहते हैं। खुमरी से ऊपर खत खुमरी होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो गांव की जो पंचायत होती है उसको खुमरी कहा जाता है और खुमरी के ऊपर होता है खत खुमरी और उसके प्रधान को कहते हैं ग्राम सयाना। जौनसार के प्रथम कवि कौन थे? दोस्तों जौनसार के प्रथम कवि थे पंडित शिवराम। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। फादर ऑफ जौनसार किसे कहा जाता है? दोस्तों भाव सिंह चौहान को कहा जाता है। जौनसार के राजनीतिक जागरूकता का जनक, तो दोस्तों अगर कभी एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि जौनसार में राजनीतिक जागरूकता के जनक कौन माने जाते हैं, तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जो थे दोस्तों इस क्षेत्र से मंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यानी जौनसारी व्यक्ति जो पहला व्यक्ति जो मंत्री बना जिसने राजनीतिक चेतना लाई, तो उनका नाम था भाव सिंह गुलाब सिंह, ठीक है। भाव सिंह चौहान कौन थे? फादर ऑफ जौनसार। नंदलाल भारती दोस्तों बहुत फेमस नाम है, जौनसार का संगीतकार हैं, जौनसार रत्न उन्हें कहा जाता है। उनके गाने आपको रेडियो टेलीविज़न पर भी सुनाई देते हैं। आगे है दोस्तों भोटिया। भोटिया जनजाति के बारे में बात करते हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। यह एक अर्ध घुमतू जनजाति है। यह एक अर्ध घुमतू जनजाति है। यह जनजाति